हेलो दोस्तों, मैं दीपक सिन्हा। आप सभी का स्वागत है न्यू सेशन 2023-24 में। क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 2 सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। इस चैप्टर के हम आज सारे एमसीक्यू करेंगे। कुछ नॉर्मल्स होंगे जिनके मैं सिर्फ डायरेक्ट आंसर बता दूंगा, और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे ना वो आप लोगों को मैं पहले मेंशन कर दूंगा कि ये एमसीक्यू मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इस पर जरूर आप लोग ध्यान देना। मैंने इस चैप्टर में बड़ी मेहनत करी है। साइड में आप लोग सिलेबस देखो, ये 2023-24 का सिलेबस है। यूरोपीय संघ पहला टॉपिक है। दूसरा, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ, दूसरा टॉपिक आसियान यानी कि। तीसरा, एक आर्थिक शक्ति के रूप में चीन का उदय, और लास्ट, उभरती शक्तियों के रूप में जापान और दक्षिण कोरिया। ये हमारा सिलेबस है। इस सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने एमसीक्यू बना रखे हैं, और मेहनत इस बात की कह रहा हूं कि मेहनत क्यों कर रखी है। पहले आप देख रहे हो ना, यूरोपीय संघ पहला टॉपिक, इसके मैंने 32 एग्जाम्पल के बता रहा हूं, 32 एमसीक्यू बनाए हैं, जो कि इनफ है। अगर 32 को आप अच्छे से पढ़ लेते हो, फर्स्ट टॉपिक की बात कर रहा हूं, सिर्फ फर्स्ट टॉपिक के 32, बाकी के भी मैंने स्टेप बाय स्टेप बनाए हैं। जैसे कि आसियान के अलग से एमसीक्यू बनाए हुए हैं, स्क्रीन पे आप लोग देख रहे होंगे कि यूरोप के संघ के अलग से, आसियान के अलग से, चीन के अलग से, और जापान और दक्षिण कोरिया के अलग से मैंने एमसीक्यू बनाए हुए हैं, जिससे कि आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। आप लोग अगर एमसीक्यू पढ़ रहे हो तो आपके दिमाग में एक क्लियर होनी चाहिए बात कि आप आसियान का पढ़ रहे हो, यूरोपीय संघ का पढ़ रहे हो, या चीन का पढ़ रहे हो। ठीक है, तो ये मेहनत मैंने आप लोगों के लिए की है। इस वीडियो में एक ही वीडियो ये होगी, और एक ही वीडियो के अंदर हम सारे एमसीक्यू कवर करेंगे। जैसे कि मैं कैसे कह रहा हूँ कि यूरोपीय संघ के मैंने 32 एमसीक्यू कराए हुए हैं, जो नॉर्मल आंसर वाले होंगे। फटाफट मैं उनका आंसर बता दूंगा, स्क्रीन पे देखते रहना। मेरे आंसर बताने से पहले प्लीज रिक्वेस्ट यही होगी कि आप लोग अपने माइंड में उस आंसर को क्लिक कर लेना कि क्या मैं आंसर बताने के बाद क्या आप लोगों का मैच हो रहा है या नहीं। तो ये मेहनत कर रही है मैंने आप लोगों के लिए, तो आप लोग भी बने रहें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज अपने यार दोस्तों को शेयर जरूर कर लेना। अब टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करते, सीधा एमसीक्यू के क्वेश्चन पे आते हैं और सीधा टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक, यूरोपीय संघ। और यूरोपीय संघ देखो, अगर मैं कहूं तो देखो, यूरोपीय संघ, इसके अलग से मैंने एमसीक्यू बना रखे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जो नॉर्मल क्वेश्चंस होंगे उनका आंसर मैं बता दूंगा, जो आने के चांसेस नहीं है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे वो मैं आप लोगों को पहले ही दस्तक दे दूंगा कि इस पर ध्यान जरूर रखना है आप लोगों को। ठीक है, क्वेश्चन एमसीक्यू का पहला, सत्ता के दो वैकल्पिक केंद्रों के नाम बताइए। सत्ता के वैकल्पिक केंद्रों के नाम बताइए। अब ये सत्ता के वैकल्पिक केंद्रों के नाम बताइए जो क्वेश्चन है, और हमारा चैप्टर भी क्या है, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। किसके खिलाफ सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, यानी कि अमेरिका के खिलाफ। 1990 के बाद विश्व एक ध्रुवीय हो गया था। अब उसको टक्कर देने के लिए, यानी कि उसके सामने एक ऐसी ताकत होनी चाहिए कि अमेरिका अपना दबदबा ज्यादा ना दिखा सके, इसलिए कहा जा रहा है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। और क्वेश्चन भी यही कह रहा है कि सत्ता के दो वैकल्पिक केंद्रों के नाम बताइए। तो आंसर पहला है इसका, ए, यूरोपीय संघ और आसियान। चार ऑप्शन आप लोग देख रहे हो, बार बार रिपीट कर रहा हूं, आप लोगों को साइड में दिख रहा होगा। मेरे आंसर के बताने से पहले आप लोग अपने माइंड में देखिए कि आप लोग सही हो कि नहीं, कितने सही हो कितने सही नहीं। 32 है यूरोपीय संघ के, तो आप लोग कॉपी पेन साथ में लेके बैठो कि आप कितने सही है और कितने गलत। ठीक है, हाँ। क्वेश्चन सेकंड, इसके मैंने ऑप्शन नहीं दिया, सीधा आंसर मैं बताऊंगा आपका कि यूरोपीय संघ की स्थापना किस उद्देश्य से की गई। यूरोपीय संघ की स्थापना किस उद्देश्य से की गई, आंसर को ध्यान सुनना। यूरोपीय संघ की स्थापना का उद्देश्य समान विदेश नीति, समान विदेश नीति, यानी कि यूरोपीय संघ में जितने देश भी शामिल थे उन देशों में क्या होनी चाहिए, समान विदेश नीति और सुरक्षा नीति तथा आंतरिक मामलों और न्याय से जुड़े मुद्दों पर सहयोग और एक समान मुद्रा का चलन। ये सारी व्यवस्था
यूरोपीय संघ में थी और यही उद्देश्य था यूरोपीय संघ को बनाने का। अब ये जो जितने भी देश इसके अंदर शामिल थे, इस प्रकार का बीड़ा इन लोगों ने क्यों उठाया? क्यों? सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म कब हुआ? 1945 में। कहाँ लड़ा गया? यूरोप महाद्वीप में। तो जितने भी उस समय युद्ध में देश शामिल थे वो बर्बाद हो चुके थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद विश्व में सिर्फ दो ही ताकतें ऐसे रह गई थी जो पावरफुल थी, अमेरिका और सोवियत संघ। ठीक है, इसलिए यूरोप के देशों ने सोचा कि भैया अब दुश्मनी करके कोई फायदा नहीं है, आपसी रंजिश और दुश्मनी को भूलो, अपना विकास करो और आगे बढ़ो। तो इन लोगों ने त्याग दिया दुश्मनी और दुश्मनी को त्याग कर गुट बनाया यूरोपीय संघ और अपना विकास किया और बाकी विकास हुआ भी यूरोपीय संघ का। नेक्स्ट एमसीक्यू का क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑप्शन नहीं है, आंसर बताऊंगा, पहले ही दस्तक दे दे रहा हूं मैं। क्वेश्चन है हमारा, मास्ट्रिक्ट संधि का क्या अर्थ है? आंसर, मास्ट्रिक्ट संधि का अर्थ उस संधि से है जिसके द्वारा 1992 में यूरोपीय संघ की स्थापना की गई। इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना, एमसीक्यू के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। एमसीक्यू का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई? चार ऑप्शन आप लोगों के सामने है, सिंपल एमसीक्यू का क्वेश्चन है, डायरेक्ट आंसर बता देता हूं, सोच लो एक बार। आंसर बी 1948 में। कुछ नोट लिखा हुआ मैंने, वो सुनो। यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना 16 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। प्रॉपर डेट की अगर बात आ जाए कि 16 अप्रैल 1948, तो नीचे याद रखना इस नोट के अंदर 1948, चार ऑप्शन जैसे दिए हुए हैं वैसा आ रहा है तो एक अलग बात है, डेट के साथ ऑप्शन है तो 16 अप्रैल याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यू का मोस्ट इंपॉर्टेंट, पहले ही दस्तक दे रहा हूं मैं। मार्शल योजना के तहत 1948 में किस सहयोग संगठन की व्यवस्था की गई या किया गया? क्वेश्चन को एक बार फिर से सुन लो। मार्शल योजना के तहत 1948 में किस सहयोग संगठन की व्यवस्था की गई? आंसर है यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन। यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन याद रखना, एमसीक्यू के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग जब भी पढ़ रहे हो तो इस टाइप के अगर क्वेश्चन मिले तो ध्यान जरूर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यू का नॉर्मल है, डायरेक्ट आंसर बता दूंगा। यूरोपीय परिषद की उत्पत्ति कब हुई? चार ऑप्शन आप लोगों के सामने है, सोच लिया होगा आपने। ऑप्शन है सी 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यू का नॉर्मल, सन 1949 में गठित यूरोपीय परिषद की स्थापना क्यों की गई? ऑप्शन चार आप लोगों ने देख लिए। ऑप्शन ए, राजनीतिक सहयोग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यू का नॉर्मल, यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी की स्थापना कब हुई? चार ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं, सिंपल है, आंसर ए है 1957। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोपीय संघ की मुद्रा का क्या नाम है? चार ऑप्शन आप लोगों के सामने, ऑप्शन डी यूरो। अब नोट में जो मैंने बात लिखी हुई है वो जरा ध्यान देना प्लीज। कह रहा है देश की मुद्राओं के नाम अमेरिका यानी कि डॉलर, रूस रूबल, कुवैत का दिनार और भारत का रुपया। स्टार बना के, सबसे ज्यादा पैसा दिनार का है, इसका एक दिनार भारत का 269 रुपीज है। ये नॉलेज के लिए, इसमें से एमसीक्यू पूछा नहीं जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पहले ही दस्तक दे रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के लिए क्वेश्चन है, सन 1945 के बाद यूरोप के देशों की अर्थव्यवस्था के पूर्ण गठन में किसने मदद पहुंचाई? चार ऑप्शन आप लोगों के सामने, आंसर है ए अमेरिका। अमेरिका ने
यूरोप की अर्थव्यवस्था को मार्शल योजना के तहत मदद पहुंचाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्शल योजना कब तैयार किया गया, उसी से रिलेटेड है। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं। 1948 में। फिर से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब जो 2 क्वेश्चन आएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। पूछने का तरीका देखना, इसमें ऑप्शन नहीं है, सिर्फ आंसर है। बस क्वेश्चन की बारीकी को समझना कि एग्जामिनर आप लोगों से किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन एक ही बार बोलूंगा, ध्यान देना। क्वेश्चन है 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना किस योजना के तहत की गई? बोल देता हूं फिर से। 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन, यानी कि यूरोप को अच्छा करना था, उसकी अर्थव्यवस्था को, तो सहयोग संगठन की स्थापना किस योजना के तहत की गई? आंसर क्या है? मार्शल योजना के तहत। नीचे का क्वेश्चन देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेम आंसर है, बस पूछने का तरीका देखो बिल्कुल अलग है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस योजना के अंतर्गत आर्थिक सहयोग किया? अब यहां पे तो अमेरिका का नाम भी ले लिया गया है, मार्शल योजना के अंतर्गत। नीचे जो नोट लिखा हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एमसीक्यू नहीं बनाया मैंने, नोट लिख दिया है कि याद रखना कि ये योजना, यानी कि मार्शल योजना, ये योजना अमेरिकी विदेश मंत्री जॉर्ज मार्शल के नाम से प्रचलित है, प्रसिद्ध है। फिर से रिपीट कर रहा हूं कि ये योजना, यानी कि मार्शल योजना, अमेरिकी विदेश मंत्री जॉर्ज मार्शल के नाम पर, मार्शल योजना के नाम से क्या थी? प्रसिद्ध थी। मार्शल योजना अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज मार्शल के नाम पर प्रसिद्ध थी। नेक्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यू का, यूरोपीय संघ के सदस्यों को किस कोटि में रखा जाता है? 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने। आंसर देख लिया होगा आप लोगों ने, नहीं सॉरी, ऑप्शन देख लिया आप लोगों ने। ऑप्शन सी, परराष्ट्र राज्यों में। नेक्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यू का कह रहा है 1957 में अपनी स्थापना के समय यूरोपीय संघ का क्या नाम था? 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने। आंसर ए है यूरोप का आर्थिक समुदाय, ये नाम था पहले, यूरोप। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोप क्या है? क्या है? यूरोप क्या है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें बड़े बड़े हैं। आंसर सीधा, आंसर सी है इसका, यूरोपीय संघ के सदस्यों की मुद्रा है यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई? रिपीट हो गया ये क्वेश्चन, 1992 में। आंसर बी है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन यूरोपीय संघ का, यूरोपीय संघ के सदस्यों की मुद्रा का नाम क्या है? पीछे ही बात कर रहे हैं, यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुद्रा का विश्व व्यापार में हिस्सेदारी अमेरिका से 3 गुना ज्यादा है? 4 ऑप्शन। आंसर है डी, यूरो। देख लो यूरो से रिलेटेड मैंने कितने क्वेश्चंस बनाए, 3-4, कि कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो मेरे स्टूडेंट को नॉलेज में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई मुद्रा यूरो को जनवरी 2002 में कितने देशों ने अपनाया था? ऑप्शन आप लोगों के सामने। आंसर है डी, 12 देशों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यू का, यूरोप में यूरोपीय संघ और आसियान का उदय, यूरोप में यूरोपीय संघ और एशिया में, आसियान कह रहा हूं मैं, एशिया में आसियान का उदय किस रूप में हुआ? 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने। आंसर है इसका डी, शांतिपूर्ण एवं सहकारी व्यवस्था के रूप में। पहले यूरोपीय संघ जिस तरीके से बना और विकास किया उसने, तो आसियान में जितने देश शामिल थे उन लोगों ने भी अपना विकास यूरोपीय संघ की तरह ही किया और अपना विकास किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पहले ही दस्तक दे रहा हूं, मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू के लिए क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ के झंडे में सितारों की
संख्या है? नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 20, 12, 30 और 5। याद रखना 12। अब नीचे जो नोट दिया हुआ है, जो नोट में है वो प्लीज ध्यान से समझ लेना बात को, ये क्या है, क्योंकि हमने आंसर तो देख लिया कि 12 सितारे हैं, वो किस लिए हैं। नोट, यूरोपीय संघ के झंडे में बना हुआ सोने के रंग के सितारों का घेरा, सोने के रंग के सितारों का घेरा यूरोपीय संघ के सदस्य देशों में आपसी मेल मिलाप, उनकी एकता, सारे सितारों की एकता, सब पूर्णता, समग्रता का क्या है, प्रतीक है। वो 12 झंडे में बने सोने के रंग के सितारे इन सब का प्रतीक है। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यू का मोस्ट इंपॉर्टेंट, पहली दस्तक दे रहा हूं मैं। मार्च 1957 में किस संधि के माध्यम से यूरोपीय आर्थिक समुदाय और यूरोपीय एटमी ऊर्जा समुदाय का गठन किया गया? आंसर है आपका ए, रोम की संधि। स्टार्टिंग में ही हमने पहला क्वेश्चन किया था, स्टार्टिंग में ही हमने तीसरा क्वेश्चन किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था रोम की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोपीय संघ में 2005 ईस्वी तक दुनिया की फिल इन द ब्लैंक्स है। नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन 4 ऑप्शनों में से एक को भरना है। रिपीट कर देता हूं, तब तक आप लोग चूज कर लो कि क्या फिल करोगे। यूरोपीय संघ से 2005 ईस्वी तक दुनिया की, आंसर सी है, सबसे बड़ी राजनीतिक व्यवस्था थी। यूरोपीय संघ 2005 ईस्वी तक दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक व्यवस्था थी। यूरोपीय संघ से, ये जो से लिखा है गलत लिखा हुआ है, इसको मैं कट कर दूंगा, ठीक है। सी आंसर है, सबसे बड़ी राजनीतिक व्यवस्था थी। नोट करके जो लिखा हुआ है वो एक बार देख लो। 2016 में ये दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया और इसका घरेलू उत्पादन 17,000 अरब डॉलर तक पहुंच गया। नेक्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यू का पहले ही दस्तक दे रहा हूं। यूरोपीय संसद का पहला प्रत्यक्ष चुनाव कब हुआ? यूरोपीय संसद का पहला प्रत्यक्ष चुनाव कब हुआ? 4 ऑप्शन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट याद रखना, आंसर क्या है इसका? सी, 1979 में। ओके, एमसीक्यू का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले ही दस्तक दे रहा हूं। क्वेश्चन इस तरीके से कि यूरोपीय संघ के 2 सदस्य देश ब्रिटेन और फ्रांस किसके स्थायी सदस्य हैं? ऑप्शन आप लोगों के सामने है। आंसर है इसका बी, सुरक्षा परिषद के सदस्य। सुरक्षा परिषद के सदस्य वैसे 5 हैं जिनके पास वीटो पावर है, 2 ये हो गए, 3 और बचे जो 3 हुआ है, अमेरिका, रूस और चीन। नोट में लिखा हुआ है कि ब्रिटेन और फ्रांस के पास वीटो पावर भी है। पहले मैंने बात समझा दी आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यू के लिए, यूरोपीय संघ में कितने वर्तमान में यूरोपीय संघ में कितने सदस्य देश हैं? याद रखना 27 देश यूरोपीय संघ के सदस्य देश हैं वर्तमान में। नीचे नोट करके मैंने लिखवा रखा है, वो आप एक बार पढ़ लेना, ज्यादा खास नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यू का मोस्ट इंपॉर्टेंट, पहले दस्तक दे रहा हूं मैं। यूरोपीय संघ की एक संविधान बनाने की कोशिश कब असफल रही? आंसर है आपका, सोच लो, देख लो, कब असफल रही यूरोपीय संघ की संविधान बनाने की कोशिश, कब असफल रही? ऑप्शन आप लोगों के ऊपर देख रहे हो, सामने ही है, देख लिया। सी, 2003 में ये कोशिश क्या रही? असफल रही। नेक्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यू का मोस्ट इंपॉर्टेंट, यूरोपीय संघ के किस देश ने यूरोपियन साझा बाजार से अपने आप को अलग रखा? यानी कि सारे देश चाहते थे कि मिलजुल कर एक व्यापार हो, मिलजुल कर व्यापार किया जाए, लेकिन उस व्यापार से अपने आप को एक देश ने अलग रखा। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं। आंसर है ए, ब्रिटेन ने यूरोपीय साझा बाजार से अपने आप को क्या रखा? अलग रखा। मोस्ट इंपॉर्टेंट
फिर से कह रहा हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिल इन द ब्लैंक्स है, ध्यान देना, क्वेश्चन बड़ा है ये। कह रहे हैं कि जब 2003 में अमेरिका ने इराक पर हमला किया तो यूरोपीय संघ के अनेक देशों ने अमेरिका का विरोध किया। जब अमेरिका ने इराक पर हमला किया 2003 में तो यूरोपीय संघ के जितने भी देश थे, अधिकतर देशों ने अमेरिका की निंदा करी, लेकिन एक देश ऐसा था जिसने अमेरिका का सहयोगी बना रहा, किसी प्रकार की कोई निंदा अमेरिका की नहीं करी। 4 ऑप्शन है। वही क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर देता हूं कि अमेरिका का विरोध किया लेकिन अमेरिका का डैश सहयोगी बना रहा, तो वो कौन सा देश है जो अमेरिका का सहयोगी बना रहा? आंसर आप लोगों के सामने है, देख लो। आंसर है आपका इंग्लैंड। 30 क्वेश्चन अभी तक हम कर चुके हैं, 2 क्वेश्चन और बचे हैं। दोनों के दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले मैं 31 क्वेश्चन को समझा दूंगा, नंबर लिखे नहीं है मैंने, काउंटिंग की हुई है कि यूरोपीय संघ से मैंने 32 क्वेश्चन बनाए हैं, ठीक है। कह रहा है ब्रेक्जिट का क्या अर्थ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के लिए तो मैं कह सकता हूं कि आएगा क्वेश्चन, एमसीक्यू में पूछा जरूर जाएगा। ब्रेक्जिट का क्या अर्थ है, याद रखना, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आंसर देखो, बड़ा ही स्लो पढ़ता हुआ चला जाऊंगा। ये मुख्यतः 2 शब्दों ब्रिटेन और एग्जिट से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है ब्रिटेन का यूरोपीय संघ से बाहर निकलना। ब्रिटेन का यूरोपीय संघ से बाहर निकलना, ब्रेक्जिट, ब्रिटेन एग्जिट, तो क्या बना? ब्रेक्जिट, ठीक है। कह रहे हैं कि जून 2016 में इसके लिए ब्रिटेन ने जनमत संग्रह कराया था कि भाई मुझे यूरोपीय संघ से बाहर निकलना चाहिए या यूरोपीय संघ का सदस्य बने रहना चाहिए। तो 2016 में जनमत संग्रह कराया था। इसमें 71% मतदान के साथ 30 मिलियन से अधिक लोगों ने मतदान किया था। 2016 में इतने लोगों ने अपना कीमती वोट दिया कि भैया शामिल रहना चाहिए या नहीं। आगे, और इस प्रकार 52% लोगों ने ब्रेक्जिट के पक्ष में मत किया। ब्रेक्जिट के पक्ष में मत किया कि आपको यूरोपीय संघ से, यानी कि ब्रिटेन को यूरोपीय संघ से बाहर निकल जाना चाहिए, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन बचा है। जनवरी 2020 में ब्रेक्जिट के माध्यम से यूरोपीय संघ से कौन सा देश अलग हुआ? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 110% आने के चांस है। पहले ही ऑप्शन आप लोग को देख रहे होंगे, ब्रिटेन, क्योंकि मैंने ऊपर बताया कि ब्रिटेन था जो ब्रेक्जिट के माध्यम से यूरोपीय संघ से बाहर निकला। नीचे नोट में है, वो भी पढ़ लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है यूरोपीय संघ का। ब्रिटेन ने जनमत संग्रह द्वारा यूरोपीय संघ की सदस्यता को त्याग दिया। इसी प्रक्रिया को कहते हैं ब्रेक्जिट, जो ब्रिटेन प्लस एग्जिट से मिलकर बना है। तो ये थे हमारे यूरोपीय संघ के 32 क्वेश्चंस, ठीक है। वीडियो ये लंबी होगी क्योंकि अभी और 3 टॉपिक बचे हैं, जैसे कि आसियान, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं आसियान के बारे में, और आसियान से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे कि यूरोपीय संघ में बताया कि यूरोपीय संघ में जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट थे पहले ही 10 तक दिया था। आसियान में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा मैं आप लोगों को पहले क्वेश्चन 10 तक दे दूंगा। तो आसियान के क्वेश्चन है, आसियान के मैंने 20 क्वेश्चन करवा रखे हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे मैं पहले ही 10 तक आप लोगों को दे दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आसियान से रिलेटेड एमसीक्यू। नंबर 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑप्शन के साथ साथ कुछ नोट में एक्सप्लेन भी किया हुआ है, ध्यान समझना, ठीक है।
वैसे सिंपल क्वेश्चन है मगर आने के चांसेस पूरे हैं। कह रहा है दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन का संक्षिप्त नाम क्या है? संक्षिप्त नाम क्या है? 4 ऑप्शन आप लोग देख रहे होंगे और आंसर है आसियान। ठीक है, नोट में मैंने कुछ लिखा हुआ है वो देख लीजिए, बहुत सारी बातें इसके अंदर आ जाएंगी जो एमसीक्यू से क्वेश्चन बन सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। नोट, आसियान की स्थापना 1967 में हुई थी। शुरू में 5 देश शामिल थे। शुरू में 5 देश शामिल थे। कौन कौन से? इंडोनेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और मलेशिया। ये 5 देश। कह रहे इसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, सांस्कृतिक विकास और क्षेत्रीय शांति को बढ़ावा देना है। ये पांचों मिले और पांचों मिलकर इन्होंने कहा कि भैया अगर मैं कहूं तो मोटिव यूरोपीय संघ की तरह ही था, क्योंकि इन्होंने देखा था यूरोपीय संघ को बढ़ते हुए, धीरे जब शुरुआत हुई तो बढ़ते हुए यूरोपीय संघ को इन्होंने देखा था। तो इन लोगों ने भी एक गुट बनाया और अपने विकास को मद्देनजर रखते हुए सेम वही उद्देश्य, जैसे सेम सोवियत संघ में थे वैसे ही उद्देश्य इन्होंने अपने भी रखे। फिर से रिपीट कर देता हूं कि इनका मुख्य उद्देश्य आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास और क्षेत्रीय शांति थी, कि आपस में जितने हम देश मिले हैं 5, शांति बनाए रखें और अपना विकास करें। आगे चलकर इन 5 देशों के अलावा अन्य 5 राष्ट्र इसकी सदस्यता ग्रहण कर चुके हैं। ये देश हैं ब्रुनेई, वियतनाम, म्यांमार, कंबोडिया और लाओस। लाओस यानी कि टोटल अब कितने देश हो गए इसके अंदर? 10। इंपॉर्टेंट है ये, नोट पढ़ लेना। इस तरीके से आ सकता है 10 क्वेश्चन की सूची बना के कि क्या ये देश आसियान में शामिल है या नहीं है। तो इन 10 की नॉलेज आपको होनी चाहिए कि 10 देश कौन कौन से हैं। टिप्स में नाम याद होने चाहिए कि कौन कौन से देश शामिल हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन इस तरीके से है, आसियान का पहला शिखर सम्मेलन कब हुआ? पहला शिखर सम्मेलन पूछा जाता है। बीच में जितने भी शिखर सम्मेलन हो उससे कोई लेना देना नहीं है, पहला और आखिरी ये 2 इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो पहला शिखर सम्मेलन 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने 1976 के अंदर आपका पहला शिखर सम्मेलन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कहूंगा, आसियान ने अपने 5वें शिखर सम्मेलन में अपने लिए कितने स्तंभ बनाए थे? फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर लो। स्तंभ वाली बात है, जब ये स्तंभ वाली बात है ना तो इंपॉर्टेंट है। 5वें शिखर सम्मेलन में आसियान ने अपने लिए कितने स्तंभ बताए थे? 3 ऑप्शन आप लोगों के सामने, 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने है और आंसर है 3। 3 स्तंभ बनाए थे आसियान ने। और वो 3 स्तंभ कौन कौन से थे? पहला नोट में मैंने लिखा हुआ है आसियान सुरक्षा समुदाय। ये याद होना चाहिए, ये जरूर याद होना चाहिए। 3 स्तंभों के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। और मेरे नोट्स में इन 3 स्तंभों से रिलेटेड एक मैंने क्वेश्चन भी बनाया हुआ है, सेपरेट क्वेश्चन इन तीनों स्तंभों से एग्जामिनर पूछ सकता है। ठीक है, तो पहला स्तंभ आसियान सुरक्षा समुदाय, दूसरा स्तंभ आसियान आर्थिक समुदाय, तीसरा स्तंभ आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। प्लीज याद जरूर रखना इन 3 स्तंभ को, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी दस्तक के साथ इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऑप्शन नहीं है, इसके बारे में बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे, पढ़ेंगे इसके बारे में। डायरेक्ट आंसर, आसियान के झंडे का प्रतीक चिन्ह क्या दर्शाता है? सिंपल क्वेश्चन है। आंसर, आसियान के झंडे के प्रतीक चिन्ह में धान की 10 बालियां हैं। धान की 10 बालियां हैं। दक्षिण पूर्वी एशिया के 10 देशों को इंगित करती है। वो 10 बालियां 10 देशों को इंगित करती है कि ये 10 देशों का एक संघ है, एक संगठन है। जबकि वृत्त सर्कल आसियान की एकता को दर्शाता है, यानी कि उस वृत्त के अंदर 10 बालियां ये बताता है
कि सारे के सारे क्या हैं, एक है। तो इसको याद जरूर कर लेना, क्वेश्चन बन सकता है एमसीक्यू का। नेक्स्ट क्वेश्चन नॉर्मली है, पूछा नहीं जाएगा, फिर भी पढ़ो। आसियान की स्थापना कब हुई? 1967 में। आंसर डी है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा आसियान के संस्थापक सदस्य नहीं है? मैंने भी पीछे कहा था ना, उन 10 देशों को आप लोग प्लीज याद कर लेना। क्वेश्चन बन गया ना, इनमें से कौन आसियान के संस्थापक सदस्य नहीं है? 4 ऑप्शन दिए हुए, आंसर ए है, भारत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में कौन आसियान का सदस्य राष्ट्र नहीं है वर्तमान में? तो 4 ऑप्शन आ गए आप लोगों के सामने और आंसर है इसका डी, अल्जीरिया आसियान का सदस्य राष्ट्र नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यू के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, पहले दस्तक दे रहा हूं। आसियान को मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का निर्णय कब लिया गया? आसियान को मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का निर्णय कब लिया गया? 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं, आप लोगों ने मन में सोच लिया होगा। आंसर है डी, 2003 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आसियान आर्थिक समुदाय का उद्देश्य क्या है? आंसर इसका डी है, पहले बता रहा हूं मैं। उपरोक्त सभी जो 3 पॉइंट है वो पढ़ो और समझो। ए, उद्देश्य बताना, आसियान देशों का साझा बाजार और उत्पादन तैयार करना। साझा बाजार और उत्पादन को तैयार करना। शुरुआती दौर में जब हम बुक पढ़ते ना, अगर एनसीईआरटी की बुक पढ़ते तो उसके अंदर स्टार्टिंग में ये बताया गया कि इन्होंने पहले घरेलू स्टार्ट किया, आपस में व्यापार करना स्टार्ट किया, फिर धीरे धीरे इनका दायरा बढ़ता चला गया। सेकंड पॉइंट, आसियान क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास में मदद करना इनका उद्देश्य था। तीसरा, आसियान क्षेत्र के देशों के आर्थिक विवादों को निपटाने के लिए आपस में जितने भी देश मिले हुए हैं और इनके बीच में किसी प्रकार का विवाद हो तो उसको निपटाने के लिए निर्मित मौजूदा व्यवस्था में सुधार करना, कि भैया कोई सी भी गड़बड़ी, कोई सी भी विवाद को बात के जरिए से सुलझा लो, वो एक अति उत्तम रास्ता है, ना कि लड़ाई करके। आंसर डी आप लोगों को मान चली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आसियान का 20वां शिखर सम्मेलन अप्रैल 2012 में कहां आयोजित किया गया? 2012, अभी 2023 चल रहा है तो उतना खास क्वेश्चन नहीं है, फिर भी नॉलेज में होना चाहिए। 4 ऑप्शन आप लोगों के पास सामने है, आंसर है डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं कह रहा हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट, बस पूछने का तरीका देखो कि एग्जामिनर ने किस तरीके से क्वेश्चन को पूछा हुआ है और दोनों के आंसर सेम है। ऐसा मैंने पहले भी एक रील में बताया हुआ था आपको। क्वेश्चन देखो, आसियान ने एशियाई क्षेत्रीय फोरम की स्थापना कब की? एशियाई क्षेत्रीय फोरम की स्थापना कब की? आंसर है 1994। बी। नीचे देखो, आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना कब हुई? देखो, क्षेत्रीय मंच और एशियाई क्षेत्रीय फोरम, बंदा सोचेगा बिल्कुल अलग अलग है, लेकिन आंसर देखो 1994। 2 क्वेश्चन, आंसर एक, पूछने का तरीका अलग। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत किस वर्ष आसियान का सलाहकार देश बना? सलाहकार देश 1996 में, आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में आसियान की सदस्य संख्या कितनी है? सिंपल, 10। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन नहीं है लेकिन समझना पड़ेगा। एशियन टाइगर क्या है? कह रहा है कि 1990 के दशक में विश्व के त्रिभुवन आर्थिक विकास करने वाले देशों का संगठन आसियान को ही एशियन टाइगर कहा जाता है। आसियान को ही एशियन टाइगर कहा जाता है, याद रखना। फिल इन द ब्लैंक्स में भी ये पूछा जा सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने 1991 डैश में में की नीति अपनाई? तो पूर्व की और चलो की नीति अपनाई, ठीक है, इंग्लिश में एक्ट ईस्ट पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट कहूंगा मैं। क्वेश्चन, भारत ने किन दो एशिया फिर से रिपीट करता हूं, एक तो ये ब्रशेस लगा है ना तो बोलने में प्रॉब्लम हो रही है। कह रहा है कि भारत ने किन दो आसियान क्षेत्रों के साथ मुक्त व्यापार का समझौता किया है? 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं। आंसर है ए सिंगापुर और थाईलैंड के साथ भारत ने मुक्त व्यापार करने का समझौता किया है और भारत की सोच है कि वो आसियान के साथ अपने संबंध अच्छे करे और आसियान में भारत की एंट्री हो। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, आसियान शैली से कह रहा है कि आसियान वे या आसियान शैली क्या है? नीचे वही आसियान वे या आसियान शैली क्या है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, सीधा हम आंसर पे बात करते हैं। आंसर है डी, कह रहा है कि आसियान सदस्यों के अनौपचारिक और सहयोगपूर्ण कामकाज का स्वरूप है। सहयोगपूर्ण कामकाज का क्या है? स्वरूप है। आसियान शैली, कामकाज करने का तरीका। एक होता ना कि भाई काम हो रहा है, किसी भी कीमत पे काम होना चाहिए, एक ये शैली हो गई। और एक ऐसी शैली है कि भैया काम हो मगर ध्यान रखते हुए, तो ये है आसियान की शैली। फिर से रिपीट कर रहा हूं कि आसियान सदस्यों के अनौपचारिक और सहयोगपूर्ण कामकाज का स्वरूप है आसियान शैली। नीचे नोट में ना एक्सप्लेन किया हुआ है और अच्छे से समझ में आएगा। कह रहा है जो देश उपनिवेशीकरण के कारण कमजोर है, उपनिवेशीकरण के कारण यानी कि किस तरीके से भारत 1947 से पहले उपनिवेश था किसका? ब्रिटिश का, ठीक है, तो कमजोर था। वही लाइन कह रहा है कि जो देश उपनिवेशीकरण के कारण कमजोर है वे अपना एक संगठन बनाकर एक दूसरे को परस्पर सहयोग करना चाहते हैं। कमजोर देश आपस में मिलकर एक संगठन बनाकर एक दूसरे का सहयोग करना चाहते हैं। इसलिए आसियान सदस्यों के अनौपचारिक और सहयोगपूर्ण कामकाज की शैली को आसियान शैली कहा जाता है। इसमें दक्षिण पूर्वी एशिया के राष्ट्र शामिल हैं, यानी कि दक्षिण पूर्वी एशिया के राष्ट्र शामिल हैं। वो कमजोर हैं, उन्होंने कमजोरों ने मिलकर एक संगठन बनाया और उनके काम काज के करने की जो शैली है उसको आसियान शैली कहा जाता है। अब देखो ना, उपनिवेश में थे, कमजोर थे, तो एक कमजोर व्यक्ति की हालत समझ सकता है। कैसे कहते हैं कि गरीब की हालत समझ सकता है। तो भैया उन्होंने अपना संगठन बनाया और व्यापार करने का तरीका इस तरीके से है कि उस शैली को नाम दिया गया आसियान शैली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, आसियान के स्थापना में मुख्य उद्देश्य कौन है? आसियान के स्थापना के मुख्य उद्देश्य कौन है? आंसर बी है इसका, सदस्य राष्ट्रों के बीच विकास एवं क्षेत्रीय शांति को बढ़ावा देना, यह आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आसियान का, भारत किस संगठन का पूर्व संवादी भागीदार है? फिर से रिपीट कर रहा हूं, भारत किस संगठन का पूर्ण संवादी भागीदार है? ऑप्शन है आपका सी, आसियान का एशियाई क्षेत्रीय मंच का भागीदार है। ये थे आपके 24 क्वेश्चंस, सॉरी 24 कह रहा हूं, 20 क्वेश्चंस, जो कि इनफ है, इससे ज़्यादा नहीं। जो मैंने नॉर्मल बताए हुए वो तो ठीक है,
जिस क्वेश्चन में मैंने कहा है मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो प्लीज़ उस पर ध्यान जरूर देना, वो वाकई मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ये जो नोट्स एमसीक्यू करा रहा हूँ ना, ये एमसीक्यू मार्केट में जितनी भी हेल्प गाइड है ना, आप लोग कैसे ना कैसे तो पढ़ोगे ही, निचोड़ है ये। यानी कि आप एक साथ 4-5 हेल्प गाइड पढ़ रहे हो, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। एक आर्थिक शक्ति यानी कि चीन के एमसीक्यू के क्वेश्चन, और इसके क्वेश्चन मैंने बनाए हैं 24। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट कहूंगा, कह रहा है, एक तो यार इस ब्रशर ने सच में पानी पीने दो, ब्रशर की वजह से ज्यादा बोलने पे गला सूख जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि चीन में साम्यवादी सरकार की स्थापना कब और किसके नेतृत्व में हुई? चीन में समाजवादी सरकार की स्थापना कब और किसके नेतृत्व में हुई? 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं और आंसर है इसका ए 1949 में माओ के नेतृत्व में चीन में साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई। इंपॉर्टेंट 1994 ये भी इंपॉर्टेंट, और माओ के नेतृत्व में ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या चीन सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है? यस, हाँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए। खुली द्वार की नीति से किस देश की अर्थव्यवस्था में वृद्धि हुई? ऑप्शन आप लोगों के सामने है चीन, क्योंकि चीन ने स्टेप बाय स्टेप चरणबद्ध तरीके को अपनाया, सोवियत संघ की तरह शॉक थेरेपी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यू का क्या है कि हिंदी चीनी भाई भाई का नारा कब लगा? आंसर सी 1954 से 1955 के बीच में ये नारा लगा। नोट में मैंने कुछ लिखवाया है, वो भी देख लो। कह रहा कि हिंदी चीनी भाई भाई का नारा 1954-56 में हुई थी। ये नारा भारत और चीन के बीच हुआ था, लेकिन 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण करके उसका उल्लंघन कर दिया। 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण किया था, ये भी डेट याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट, साफ्टा समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए? ऑप्शन सी 2004 में। नोट करके कुछ बातें लिखी हुई हैं, वो ध्यान से देख लो। कह रहा है कि G8 का निर्माण दुनिया के 6 सबसे धनी सरकार ने इसका निर्माण किया, जैसे फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका ने किया था। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, G8 का निर्माण दुनिया के 6 सबसे धनी सरकार ने इसका निर्माण किया, जैसे फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका ने किया। नॉर्मल सी बात थी, वो मैंने नोट में लिखी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजवादी बाजारी अर्थव्यवस्था किस देश में स्थापित हुई? चीन। चीन से जो भी क्वेश्चन बाजार की अर्थव्यवस्था के ऊपर होना और नीचे ऑप्शन दिया हो चीन, आंख बंद करके ऑप्शन चीन पे टिक मार देना, ये जरूर याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यू का कह रहा है किस देश के साथ भारत ने मित्रता व व्यापार की संधि की, जिसकी प्रस्तावना में पंचशील के सूत्र रखे गए हैं? तो उस देश का नाम बताना है कि किसके साथ भारत ने संधि की। 4 देश लिखे हुए हैं, आंसर क्या है? सी चीन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कौन सा वर्ष भारत चीनी मित्रता वर्ष के रूप में मनाया गया? ऑप्शन डी 2006। निम्नलिखित में से किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई? आंसर डी चीन ने। जो सिंपल क्वेश्चन है बस मैं बोलता चला जाऊंगा। साफ्टा समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए? क्वेश्चन ये रिपीट हो गया है। ऑप्शन ए 2004 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन है, पीछे मैंने करवा रखा है मगर बस पूछने का तरीका अलग है। खुले द्वार की नीति ने किस देश में अद्भुत प्रगति की और अगले सालों में एक बड़ी आर्थिक ताकत के रूप में उभरा? तो कौन? चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एमसीक्यू का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1978 में ओपन डोर यानी कि खुले द्वार की नीति किसने अपनाई? देश के नाम ना लिख के देश के हेडों का नाम लिखा हुआ है। ऑप्शन सी है देंग शियाओपिंग ने खुले द्वार की नीति को अपनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने पूर्व की ओर चलो की नीति किस वर्ष अपनाई? 1991। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के लिए सेज की फुल फॉर्म जरूर याद रखना। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेज नोट में जैसे देख लो क्या लिखा हुआ है। कह रहा है कि चीन में विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज जिसकी संख्या क्या है? 6 थी। यहाँ पर विदेशी अपनी पूंजी लगाकर उद्योगों का विकास कर सकते हैं, यानी कि विदेशी अपनी पूंजी लगाकर उद्योगों का विकास कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यू का, चीन विश्व व्यापार संगठन में कब शामिल हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चीन विश्व व्यापार संगठन में कब शामिल हुआ? तो 2001 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया? 1962। पीछे मैंने आप लोगों को बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1949 के पूर्व पहले किस एशियाई देश को एशिया का रोगी कहकर पुकारा जाता था? एशिया का रोगी कहकर पुकारा जाता था। आंसर है आपका बी, चीन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी जितने कराऊंगा 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन, 5 इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनना। चीन अमेरिका से संबंध बनाकर अपने राजनीतिक और आर्थिक एकांतवास को कब समाप्त किया? आंसर है बी 1972 में। अब अपने एकांतवास को चीन ने क्यों खत्म किया? क्योंकि जब चीन की स्थापना हुई, साम्यवादी सरकार की चीन में स्थापना हुई, तो अमेरिका ने उसको मान्यता नहीं थी। तो 1949 से चीन और अमेरिका के संबंध खराब थे, लेकिन चीन को बाद में समझ में आ गया कि नहीं, खुले द्वार की नीति को अपनाओ और अन्य देशों के साथ भी संबंध बनाओ। तो अपने एकांतवास को अमेरिका से मित्रता या व्यवसाय के लिए अगर मैं कहूँ तो अपने विकास करने के लिए दुश्मन को भी, गधे को भी बाप बनाना पड़ता है रणनीति के अकॉर्डिंग, तो अपने एकांतवास को खत्म किया। ठीक है, तो कब? 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉक थेरेपी के स्थान पर चीन ने चरणबद्ध उदारीकरण को अपनाया। मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन ने खेती का निजीकरण कब किया? चीन ने खेती का निजीकरण कब किया? आंसर बी 1982 में। स्टेप बाय स्टेप ये चीज याद रखना, चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था को प्राइवेट सेक्टर में स्टेप बाय स्टेप चरणबद्ध तरीके से किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन ने उद्योगों का निजीकरण कब किया? आंसर डी 1998 में। एमसीक्यू का नेक्स्ट क्वेश्चन, 2004 में चीन ने निजी संपत्ति की धारणा को कुछ हद तक स्वीकार कर लिया है और डैश में भरना है 2007 में निजी संपत्ति के संबंध में कानून बनाकर सुरक्षा प्रदान की है। एंड लास्ट क्वेश्चन, पंचशील के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंचशील से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आप लोगों को दिखे, जहां पे भी आप लोग पढ़ो, अच्छे से समझ लेना, पूछा जा सकता है पंचशील में से।
तो कह रहा है क्वेश्चन पंचशील क्या है। कह रहा है कि 1954 में चीन के प्रधानमंत्री चाओ एन लाई भारत आए और भारत और चीन के बीच शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के 5 सिद्धांत अर्थात पंचशील पर हस्ताक्षर हुए। तो ये था हमारा पंचशील का सिद्धांत। तो ये 24 क्वेश्चन किसके हैं? चीन की अर्थव्यवस्था के। अब बचा हमारा उभरती शक्तियों के रूप में जापान और दक्षिण कोरिया। मैंने इसके एमसीक्यू बिल्कुल नहीं बनाया, अगर मैं कहूँ तो मैंने बस इस छोटा सा टॉपिक है, अगर मैं कहूँ तो शायद ही कोई एमसीक्यू का क्वेश्चन बन जाए या दो का। क्वेश्चन सब्जेक्टिव तो आने से रहा, मैंने बस इसके बारे में थोड़ा समझा दिया डिटेल में। आप लोग बस सुनते चले जाओ, समझ में आ जाएगा। ठीक है, बड़ा ही स्लो पढ़ता हुआ जाऊंगा और छोटे छोटे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इजी पॉइंट्स हैं, समझ में आ जाएगा आपको। जापान, पहला पॉइंट, दूसरे विश्व युद्ध से पहले जापान में राजतंत्र था। जापान कह रहा है विश्व का अकेला देश जिसने परमाणु बम की मार झेली है। सही बात है, विश्व का अकेला देश जिसने परमाणु बम की मार झेली है, और एक नहीं दो दो परमाणु बम की मार झेली है। नेक्स्ट पॉइंट, नंबर 1 करके कहा है कि 6 अगस्त 1945 को लिटिल बॉय नामक परमाणु बम अमेरिका के द्वारा छोड़ा गया, और दूसरा परमाणु बम 9 अगस्त 1945 नाम था उसका फैट मैन, अमेरिका के द्वारा जापान पर छोड़ा गया। हिरोशिमा और नागासाकी जापान के 2 शहर, उनके ऊपर ये 2 परमाणु बम गिराए गए। तभी कहा जा रहा है कि विश्व में जापान ही अकेला एक ऐसा देश है जिसने परमाणु बम की मार झेली है। नेक्स्ट पॉइंट, इस महाविनाश में 1,40,000 लोग मारे गए, इस महाविनाश परमाणु अटैक में। नेक्स्ट पॉइंट, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान ने तेजी से अपना विकास किया। युद्ध खत्म हो गया, सब जगह शांति पड़ गई। 1945 के बाद विश्व 2 गुटों में बट गया, अमेरिका और सोवियत संघ। जापान ने अपने विकास के ऊपर ध्यान दिया, सारी रंजिशों को भूला और अपने विकास के ऊपर उसने ध्यान दिया, तो जापान ने बहुत तेजी से अपना विकास किया। नेक्स्ट पॉइंट, जापान पूर्वी एशिया का एक ऐसा देश है जिसकी राजधानी टोक्यो और राष्ट्रीय भाषा जापानीज है। नेक्स्ट पॉइंट, जापान को उगते सूरज की भूमि भी कहा जाता है। ये याद रखना, ये एमसीक्यू का क्वेश्चन बन सकता है, या फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है, या मैचिंग में आ सकता है कि जापान को उगते सूरज की भूमि भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, जापान G7 के देशों में अकेला एक एशियाई देश है, अकेला एक एशियाई देश है। नेक्स्ट पॉइंट, जापान 1964 में आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन OECD का सदस्य बना। इस डेट को जरूर याद रखना, और OECD का फुल फॉर्म प्लीज याद जरूर कर लेना। ओके, नोट करके कुछ लिखा हुआ है। कह रहा है कि 38 सदस्य देशों की एक अंतर सरकारी आर्थिक संगठन है OECD, जिसकी स्थापना 1960 में आर्थिक प्रगति और विश्व व्यापार को प्रोत्साहित करने हेतु की गई थी। OECD। नेक्स्ट, 2017 में जापान की अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। ये भी एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट। वर्तमान में जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे हैं। जापान विश्व का सबसे आधुनिक प्रौद्योगिकी वाला देश है। एंड लास्ट पॉइंट,
जीडीपी के अनुसार विश्व में तीसरा स्थान रखता है जापान। तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट बात थी जो मैंने जापान के बारे में बताई। एंड लास्ट टॉपिक हमारा है दक्षिण कोरिया। तो इसको भी खत्म करते हैं। क्या है, वीडियो लंबी हो रही है मगर कोई नहीं। फर्स्ट पॉइंट, कोरिया का समकालीन विभाजन। कोरिया का समकालीन विभाजन 1910 में कोरिया पर जापान का कब्जा होने से आरंभ हुई। जापान ने कब्जा किया था कोरिया के ऊपर 1910 में। कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध की हार के बाद अमेरिका तथा सोवियत संघ के द्वारा कोरियाई प्रायद्वीप को दो भागों में बांट दिया गया। यानी कि 1910 में जापान का कब्जा कोरिया पे था, लेकिन जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ 1945 में, तो अमेरिका और सोवियत संघ द्वारा इस द्वीप को दो भागों में बांट दिया गया। 1948 में उत्तर कोरिया, नॉर्थ कोरिया और दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया स्वतंत्र होकर अलग अलग राष्ट्र बने। 1948 में ये एक प्रायद्वीप क्या हो गया, दो हिस्सों में बट गया, उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट पॉइंट, क्या है, दक्षिण कोरिया पूर्वी एशिया में स्थित एक देश है। दक्षिण कोरिया, क्योंकि हमें इसी के बारे में पढ़ना है। देश का एक उपनाम है जोसीओन, जिसका अर्थ है शांत सुबह की भूमि। ये याद रखना, जैसे कि मैंने ऊपर बताया था उगते सूरज की भूमि जापान के लिए, तो ये चीज जरूर याद रखना। और 1910 वाली डेट याद रखना कि जापान का कब्जा कोरिया के ऊपर कब था। नेक्स्ट, देश की राजधानी सियोल दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महानगरीय क्षेत्र और एक प्रमुख वैश्विक नगर है। नेक्स्ट, दक्षिण कोरिया वर्तमान में एक विकसित देश है। आज के समय में एक विकसित देश है। अब 2 पॉइंट बचे, थोड़े लंबे हैं। दक्षिण कोरिया को 4 एशियाई चीतों में से एक माना जाता है। ये बात याद रखना, पॉइंट वाली बात है। 4 एशियाई चीते या एशियाई ड्रैगन एशिया की 4 अति विकसित अर्थव्यवस्था है, जो इस प्रकार है: ताइवान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और हांगकांग। एंड लास्ट, पिछले 60 वर्षों के दौरान दक्षिण कोरिया की अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र में चमत्कारी परिवर्तन आया है। यानी कि पिछले 60 सालों से दक्षिण कोरिया ने अपना विकास किया है। यानी कि ये एक वीडियो थी। एक वीडियो के अंदर मैंने जितने एमसीक्यू आप लोगों को करवाने थे करवा दिए। समय कम है, पेपर नज़दीक है, इस तरीके से सोच रहा हूँ कि आपको करवाता रहूँ। एडिटिंग की ज़्यादा नहीं हो पाती, एडिटिंग तो मेरे से ज़्यादा बिल्कुल नहीं हो पाएगी। पेपर नज़दीक है, ट्यूशन में बच्चे हैं, उनके टेस्ट हैं, बहुत सारे काम हैं। ठीक है, अगर वीडियो प्लीज़ आप लोगों को अच्छी लगी हो तो यार दोस्तों में शेयर जरूर करना। और मैंने अभी अपने YouTube चैनल के ऊपर सिर्फ एक चैप्टर डाला हुआ है 12th का, 2 ध्रुवता का अंत, पहला चैप्टर न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग 2023-24 का, मगर वो टुकड़ों में डाला हुआ है मैंने। मगर मैं अब ये सोच रहा हूँ जिस तरीके से मैं MCQ बना रहा हूँ, एक वीडियो सारे MCQ कंप्लीट, उसी तरीके से अब मुझे एक वीडियो बनानी है जिसमें सारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट, 32 क्वेश्चन हो, 30 हो, 40 हो, 50 हो, और उसमें ये बताना है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।